क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर, आपके मेंटर सऊदी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। ये है सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया ईपीएफओ के लिए पार्ट नंबर 9। ठीक, इसमें देखें कई सारी हम लोग सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स। हमने पीछे जो है एलपीजी वाली पब्लिक इंश्योरेंस पॉलिसी वाली देख लिया था। यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वैसे भी यूपीएससी यूपीपीएससी ईपीएफओ सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, लीगल एड। ठीक, कानूनी सहायता। भारत के संविधान में आपका जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व, तो उसमें संशोधन कर कर जो है आपका आर्टिकल 39A लाया गया था। ठीक, इसमें क्या है कि देखो, भारत में ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व में यही बताते हैं कि कोई भी सरकार को, स्टेट को, राज्य को जो है, स्टेट यहाँ पे मतलब सरकार बोला जा रहा है, उसको किस रास्ते पे चलना है, कैसी नीतियाँ बनानी। तो उसमें एक नीति ये भी है कि भैया न्याय मिलना चाहिए। ठीक, अब न्याय लेने के लिए जो है अब एडवोकेट करना पड़ता है, दुनिया भर के चक्कर लगाने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, जाना पड़ता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो न्याय इन सब की वजह से जो है रुके नहीं। इसके लिए जो है इन्होंने एक नीति बनाई थी कि भैया लीगल एड देना चाहिए हमें, ताकि सबको न्याय मिले और सबको अपॉर्चुनिटी मिले कि उनको न्याय में कोई भी उनको जो है दिक्कत ना आए। तो उसके लिए ये आर्टिकल बनाया गया, आर्टिकल नंबर 39A। इसमें यही है कि लीगल सिस्टम जो ऑपरेशन है, संचालन है, उसमें सभी को जस्टिस, न्याय मिले और इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। ठीक, सबके पास फ्री लीगल एड उनको दिया जाए। और ये हमारे मतलब उनको जो है, जो भी जस्टिस है, न्याय, किसी को भी डिनाई ना हो, किसी भी लिखा हुआ है सिटीजन को, और ख़ास तौर पे किनको, जो लोग पुअर हैं, ठीक, या फिर हाशिए पे हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन है, वीकर सेक्शन है, डाउन ट्रोडन है, इन सबको तो कतई नहीं। और जो भी लॉ बनाओ, जो भी उनको न्याय, ऐसा नहीं है खाली लिखित में, कागज़ के जो है कागज़ के पन्नों तक ही नहीं, बल्कि लॉ के पन्नों तक ही नहीं, उसको जो है आपको वास्तविकता में भी उतारना है। और ऐसा आर्टिकल जो है इसमें भी दे रखा है, आर्टिकल नंबर 14 और आर्टिकल नंबर 22 फर्स्ट। ठीक, सब क्लॉज 1, उसमें क्या है कि राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार है सभी के लिए। ठीक, और 22 में एक में देखो ये लिखा हुआ है, ये वाला आर्टिकल, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया है। आर्टिकल नंबर 22 ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसका सब क्लॉज 1, कि किसी भी पर्सन को अगर आप अरेस्ट कर रहे हो तो उसको जो है बता दो कि क्यों अरेस्ट किया गया है, डिटेन कर रहे हो या जो भी है, और उसके ग्राउंड क्या है, क्यों ये बता दिया गया। और उसको कंसल्ट करने के लिए उसको एक लीगल प्रैक्टिशनर उसकी चॉइस का देना चाहिए। ठीक, तो ये दोनों ही राइट टू इक्वलिटी और ये वाला जो है अधिकार, इसमें ये दोनों फंडामेंटल राइट है। ये इंश्योर कर रहे हैं कि सभी को जो है लीगल प्रैक्टिशनर, अपना एडवोकेट, ये सब मिले, एडवोकेट ये सब मिले। लेकिन इसके लिए पैसा लगता है, तो पैसा बनने के लिए राज्य, ये डीपीएसपी में दे रखा है राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। अब इसके जरिए क्या हुआ कि सरकार, पार्लियामेंट ने, हमारी संसद ने लॉ बनाया। ठीक, लॉ बनाया, लॉ का नाम था आपका लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987। ठीक, लीगल सर्विसेज जो है, इसका हिंदी में अगर बोलें तो कानूनी सेवा प्राधिकरण नियम। ठीक, 1987। इसके अंदर एक जो है स्टैच्यूटरी, क्योंकि ये सब सांविधिक जो संस्था है, वैधानिक है, तो एक अथॉरिटी बनाई गई, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक, स्टेट पे बनाई गई स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, और डिस्ट्रिक्ट पे बनाई गई डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ठीक, समझ में आ गई बात। तो इसका काम क्या है, इसका काम यही है कि जो फ्री लीगल, मतलब मुफ्त में लीगल सर्विसेज देना, मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए। और इसमें जो है हमारे वीकर सेक्शन है समाज के, और ये इनको मतलब मिलना चाहिए फ्री लीगल सर्विस, और लोक अदालत इनको जो है ऑर्गेनाइज करवानी चाहिए, नालसा को। ठीक, और जिससे कि लोक अदालत में क्या होता है, सौहार्दपूर्ण निपटारे हों, मतलब दोनों पार्टी हैं, वादी प्रतिवादी, दोनों लोग राजी हैं, तो आओ और आपका जो है सौहार्दपूर्ण तरीके से जो है आपका सावधान की मतलब प्रावधान निराकरण किया जाएगा, प्रॉब्लम्स का, डिस्प्यूट को जो है ख़त्म किया जाएगा। लेकिन एक बार डिस्प्यूट ख़त्म हो गया, जो अवार्ड दे दिया गया, ठीक, लोक अदालत के द्वारा जो भी जजमेंट दे दिया गया, वो फिर लीगल, वो बाइंडिंग होता है फिर। ठीक, उसको फिर आप तोड़ नहीं सकते हो। नालसा जो है न्यू दिल्ली में स्थित है, और स्टेट में मैंने आपको बताया स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है। ठीक, और आपका लोक अदालत ये कंडक्ट कराते हैं नालसा। स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो होता है, इस वहाँ के, जैसे मान लीजिए यूपी स्टेट के हैं, ठीक, वहाँ यूपी में भी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है। तो यूपी हाई कोर्ट के, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे, मुख्य न्यायाधीश, वो इसके जो है पैटर्न इन चीफ माने जाएंगे। ठीक, सालसा के।
ये स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के, ठीक। और इसके बाद ये है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका जो है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होगी, और ये लागू कराते हैं आपके जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। ये लागू कराते हैं विधिक सेवा कार्यक्रम को जिले में लागू कराना है। और इसके अलावा इसमें जो है इसके हेड कौन होते हैं भाई साहब, जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज होंगे वो, और हर डिस्ट्रिक्ट में ये होता है, ठीक। अब देखिए फ्री लीगल सर्विस जो नालसा है, राज्य प्राधिकरण है, जिला प्राधिकरण है द्वारा दी जाने वाली मुफ्त कानूनी सेवाएं कौन कौन सी हैं, जो भी जैसे बताया मैंने आपको, एक तो सिविल भी होगी, क्रिमिनल भी हो सकती, दोनों हो सकती हैं, दीवानी भी, आपराधिक मामले भी, दोनों हो सकते हैं। और इसमें फ्री लीगल एड दिया जाएगा, चाहे किसको, जो गरीब हैं या फिर जो हाशिए पे हैं, ठीक। जो लोग वीकर सेक्शन है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते लॉयर की फ़ीस, लीगल प्रोसीडिंग जो भी चल रही हैं, कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में आना जाना, बहुत खर्चे होते हैं। लोग कहते हैं ना कि दो जगहों से, दो लोग से दूर रहना चाहिए, एक तो कोर्ट कचहरी के चक्कर और पुलिस वालों से। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे इसीलिए कहते हैं कि बहुत खर्चा, हर तरीके से आदमी जो है यहाँ परेशान होता है। प्रोविज़न जो होते हैं फ्री लीगल एड की, वो क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं। देखिए एक तो पेमेंट जो है कोर्ट फ़ी और जो प्रोसेस फ़ी, प्रक्रिया की जो कुछ भी है, इसे सब कुछ दिया जाएगा। एडवोकेट की लीगल फ़ीस भी दी जाएगी, ठीक। कोई सर्टिफाइड कॉपी निकलवानी होती ना वहाँ से, डॉक्यूमेंट निकलवाना, सबको भी फ्री किया जाएगा। कोई अपील है, कोई पेपर बुक है, कोई प्रिंटिंग ट्रांसलेशन डॉक्यूमेंट का कराना है, मान लीजिए इंग्लिश में है, अब जो बंदा जो है वादी प्रतिवादी वो हिंदी जानते हैं तो ट्रांसलेशन कराओगे ना, तो ये सारा पैसा इसी में है इंक्लूडेड, ठीक। नालसा वाले ही कराते हैं। रेंडरिंग एनी सर्विस कोई आपको लेना है कोर्ट, किसी केस में, अदर लीगल प्रोसीडिंग्स बिफोर एनी कोर्ट, किसी प्राधिकरण, किसी जो है आपका ये ट्रिब्यूनल के सामने, तो वो सब भी, एडवाइस भी लेनी है किसी लीगल मैटर पे, तब भी ये सब भी जुड़ेगा। इस पे भी पैसे आपको देने नहीं है, नालसा ही इसको आपको दिलाएगा। आर्टिकल नंबर 39A के अंतर्गत जो बनाई गई है। मुफ्त कानूनी सेवाएं प्राप्त करने के लिए योग्य व्यक्ति, एलिजिबल पर्सन फॉर गेटिंग, कौन किसको मिल सकता है। देखिए सेक्शन 12 ये कहता है कि जो व्यूमन है और जो महिला है, जो बच्चे हैं, जो SC ST के सदस्य हैं, ठीक, जाति और अनुसूचित जनजाति, औद्योगिक श्रमिक, वर्कमैन भी है इसमें, ध्यान रखना। संविधान के अनुच्छेद 23 में उल्लिखित मानव तस्करी से प्रभावित व्यक्ति, यानी कि जो ट्रैफिकिंग वही सब होते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा मानव तस्करी है, नेपाल से लोग को उठा के ले आए, यहाँ पे काम उनसे करवा रहे हैं, बंगाल से ले आए, बांग्लादेश से ले आए, तो ये सब ट्रैफिकिंग में आता है और इसको मानव तस्करी कहते हैं। बड़े पैमाने पर आपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक आपदा से प्रभावित जन जो है उनको भी फ्री लीगल एड मिल सकता है। साथ ही साथ मानसिक रूप से बीमार या फिर अन्य विकलांग व्यक्ति को भी फ्री लीगल एड में जोड़ा जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए और कौन कौन लोग हैं जिनको जोड़ सकते हो आप। एक तो देखिए ये इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956, इसमें अब एक चीज़ समझना, इसमें कौन लोग हैं, जो लोग ब्रॉथल से, प्रोस्टिट्यूशन से जिनको जो है छुड़ाया गया है, कस्टडी में है, तो उन लोग को भी तो चाहिए होगा ना, उनके लिए तो लोग लड़ते ही नहीं है। तो जब तक सरकार का नहीं होगा तब तक कैसे होगा। जो लोग पहले तो आते ही नहीं है, आएंगे तो पैसे मांगेंगे, तो वो लोग कहाँ दे पाएंगे, वो पहले से परेशान है, और कितना परेशान करोगे। बाकी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो होता है आपका, किशोर न्याय अधिनियम, इसमें भी जो बच्चे जुवेनाइल होम में हैं और उनको भी जो है फ्री लीगल एड दिलाया जाता है, ठीक। आपका मेंटल हेल्थ एक्ट 1987, ठीक, इसमें साइकेट्रिक नर्सिंग होम में जो लोग हैं उनको भी दिखलाया जाता है। अब देखो यहाँ पे कुछ चेंजेस हो गए हैं, ये जो है लिंक मैंने यहाँ पे दे रखा है, nalsa.gov.in/services/legal-aid eligibility। अब इसमें चेंजेस हो गए हैं। जब ये लॉ आया था तब क्या था कि हर स्टेट को कम, मतलब कम से कम अगर कोई व्यक्ति 9,000 रुपये से कम कमा रहा है तो उसको फ्री लीगल एड में दिया जाता था, ठीक, इकोनॉमिक बेस पे। ये बढ़ के अब अलग अलग स्टेट ने अलग अलग कर लिया। मैं अभी देख रहा था इसको, तो लक्षद्वीप में अभी भी 9,000 है, बाकी में लाख, 3 लाख, 4 लाख ऐसे भी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल लेवल पे, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा देखा जाए तो ये 12,000 थी पहले, अब ये जो है बढ़कर 5 लाख हो गई। ये वाला जो याद रख लेना, 5 लाख से जो नीचे जिनकी इनकम है एनुअल, ठीक, उनको जो है फ्री लीगल एड के लिए लोग पात्र हैं, एलिजिबल हैं। मुफ्त कानूनी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। तो ये देखिए कहाँ कहाँ से, मतलब फ्री कैन बी अवेल्ड फ्रॉम, कहाँ से इसको आप अवेल कर सकते हो। ये तो देखो सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी भी है, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पास भी जा सकते हो। ये तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट हो गया, अब हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी भी है, और आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जाके अथॉरिटी के पास भी यहाँ जाके मतलब अवेल कर सकते हो। अप्लाई कैसे करना है, अब आप अप्रोच कर लो अथॉरिटी को, वहाँ पर जाके कुछ एप्लीकेशन लिख लो
कि भैया हमको ये चाहिए, हमारा ये है, हम ये मतलब हमारी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ें लिख के, लीगल एड चाहिए, क्या चीज़ें हैं सारी चीज़ें लिखो कंसल्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को। और वॉलंटियर अगर कोई चाहे तो वो भी उसको हेल्प कर सकता है किसी को लिखने में कि कैसे क्या लिखना है। और एक व्यक्ति नालसा की वेबसाइट पे भी जाके मतलब ले सकता है सहायता, अपना दे दे भाई, गरीब है कोई। अब तो कॉमन सर्विस सेंटर हर जगह CSC बने हुए हैं, वहाँ गया उसने नालसा की वेबसाइट खोली और उसने बताया अपना कि भैया ये चीज़ें हैं, लीगल एड हमको चाहिए फ्री में। ठीक है, इसी तरीके से जो है इनकी भी अपनी वेबसाइट है, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और कमिटीज़ भी जो है, हाई कोर्ट की कमेटी, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी। ठीक, तो ये तो हो गया यहाँ तक। फिर अब जो नालसा लोक अदालतें, आप लोगों ने, कई लोगों ने सुना होगा, लोक अदालत में क्या होता है कि पार्टीवादी प्रतिवादी जो है दोनों लोग, या तो कोर्ट में केस चल रहा है, ध्यान से सुनना, कोर्ट में केस चल रहा है तो, और अभी निर्णय नहीं आया, तो अगर कोई भी एक व्यक्ति मान लीजिए चला गया और दूसरा भी मान गया, तो जब मान गए तो वहाँ पे जाके आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाता है, और जो अवार्ड दिया जाएगा फिर वो फाइनल होता है, ध्यान रखना। ठीक, पहले तो सब कुछ पूछ पाछ के आराम से सौहार्दपूर्ण तरीके से सब कुछ किया जाएगा, दोनों लोग राजी होंगे, और जब राजी हो गए और फिर फाइनल अवार्ड दे दिया गया, सब कुछ पूछ पाछ के, फिर उसको बाइंडिंग करो। मान लीजिए ज़मीन का विवाद है तो सब दोनों पार्टियों ने मान लिया कि हाँ ये चीज़ें हैं, फिर उसके बाद जजमेंट दे दिया गया लोक अदालत द्वारा, तो उसके बाद फिर वो फाइनल है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने माना है यार, कोई वो पूछ के, जज ने पूछा है, यहाँ पे पूछ के आपसे लोग निर्णय लिया, यहाँ पे कोई ये जजमेंट सुनाया नहीं गया है। ठीक, एक तो ये होता है कोर्ट के सामने केस चल रहा हो तो वापस चले जाओ, फीस वीस सब माफ़ हो जाती है। और या फिर जो है कोर्ट में केस पहुंचा ही नहीं, उसके पहले ही, आपका मुकदमेबाजी से पहले ही अगर आप चाहो तब भी जा सकते हो लोक अदालत में, और अपना जो है सौहार्दपूर्ण तरीके से जो है निर्णय दिलवा सकते हो। ठीक, एमिकेबली। ये है 1987 में, यही लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट वाला जो है इसी में लाया गया है। लोक अदालत एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टेटस है, ये ध्यान रखना। इसका जो अवार्ड, मतलब जो जजमेंट होता है ना, उसको अवार्ड बोलते हैं इसको, ये है ना, जैसे ट्रिब्यूनल होते हैं तो उनका भी, ट्रिब्यूनल का भी अवार्ड होता है, ये वैसे मत समझने लगा कि कुछ पुरस्कार मिला है। ठीक, तो लोक अदालत जो है ये, इसका जो वो जजमेंट आता है वो आपका एक तरीके से दीवानी न्यायालय की तरह होता है, जो फैसले आते हैं सिविल कोर्ट के डिक्री की तरह होते हैं, फाइनल होता है, बाइंडिंग होता है सभी पार्टीज पे, और कोई अप्लाई, आप अपील कर नहीं सकते हो किसी कोर्ट के खिलाफ। इसके अवार्ड के आने के बाद लोक अदालत में भेजने वाले मामलों की प्रकृति, नेचर क्या हो सकता है, मतलब किस किस तरीके के आप कोर्ट में मतलब केस ले जाओ, तो कौन कौन से तरीके के। ठीक, कोई केस जो पेंडिंग है किसी भी कोर्ट के खिलाफ के सामने वो। ठीक, कोई डिस्प्यूट जो कोर्ट में अभी गया नहीं लेकिन आप लोग चाहते हो, तब भी आप इसको लेके जा सकते हो लोक अदालत के सामने, जैसे मैंने पहले बताया। प्रोवाइडेड यहाँ पे ये है कि कोई भी मैटर ऐसा नहीं होना चाहिए जो नॉन कंपाउंडेबल हो। देखो, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल कौन कौन से होते हैं ये समझना जरूरी है यहाँ पर। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो वाले ऑफेंसेस होते हैं जिनको जो है समाज माफ कर सकता हो। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने और जुडिशरी ने कई सारे ऐसे बताए हैं, जैसे वो कहते हैं कि भैया अगर कोई गैंग रेप हो गया तो उसको क्या समाज माफ कर सकता है क्या, मतलब उसमें यह है कि आउट ऑफ कोर्ट जाकर क्या वहां से दोनों पार्टियां सेटलमेंट कर सकती हैं क्या। ठीक, कि रेप कर दिया, कोई बात नहीं, अब हमसे पैसे ले लो, इस तरीके से काम चलना चाहिए क्या। तो इस तरीके के जो होते हैं केसेस वो नॉन कंपाउंडेबल होते हैं, मतलब उसमें बाहर जाके, कोर्ट के बाहर जाकर जो है, कुछ होता ना कि यार चलो ठीक है रफा दफा करते हैं, तुम अपना केस वापस ले लो, इस तरीके का जिनमें नहीं हो सकता है तो वो लोक अदालत में भी नहीं आ सकते हैं। सिर्फ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस ही, जिसमें समाज में जिसको स्वीकार किया जा सकता हो और दोनों पार्टियां जो है आपस में वो कर सकती हैं। और एक मतलब इसमें ये भी होती कि पूरे समाज की मोरालिटी भी होती कि सब लोग उसको देखें कि हाँ ऐसा तो नहीं गलत काम करवा दिया जा रहा हो। जैसे पीछे भी मतलब किसी सुप्रीम कोर्ट में या कहीं केस में ये पूछा गया था कि आपने रेप कर दिया इस बच्ची का या फिर लड़की का, क्या इससे क्या आप शादी करोगे। आप अगर आपसे पूछो, मतलब उन्होंने कोर्ट में ये कहा, जज ने ऐसे बोला जैसे मैं बता रहा हूँ, उन्होंने कहा कि अच्छा अगर मैं वैसे पूछ रहा हूँ अलग से, जुडिशरी में हो आप, लेकिन वैसे पूछ रहा हूँ अलग से, फाइनल में ये नहीं जाएगा कि क्या तुम इससे आप शादी कर लोगे। तो मतलब ये पूछना, और शादी कर ले तो क्या वो उसका वो उसी तरीके से रखेगा जैसे एक बीवी को रखा जाता है, या फिर एक वो अधिकार, वो सम्मान, वो सब कुछ रहेगा क्या। इस तरीके की बेहुदगी वाली बातें, और वो भी हमारे देश के उच्च न्यायालयों के जजेस के द्वारा, दिस इज़ इनटॉलरेबल। तो इस तरीके की चीज़ पूछी गई थी, तो खैर वो तो फाइनल रिकॉर्ड में नहीं आना, तो उन्होंने तुरंत ही कर दिया था। वो अल्लाह ज़्यादा हुआ नहीं, क्योंकि अगर आपको मैं बताऊं तो वो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश थे, CJI, समझो, वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो ये दिखलाता है कि कैसी मेंटेलिटी अभी हमारे देश में चल रही है।
मतलब ये रेप के खिलाफ ऐसा बात नहीं करनी चाहिए। कोई रेप मतलब वो विक्टिम है, वो क्या सोचेगा यार कि मतलब एक तो इसने मेरी मर्जी के बगैर ये सब मेरे साथ हुआ, मैं पीड़ित हूँ, और आप बोल रहे हैं कि आप इससे शादी कर लो, मतलब रोज वही काम हो क्या मतलब ये, और कोर्ट के प्रेमाइसिस में क्या ऐसी बात होनी भी चाहिए? कितनी कितनी गंदी बात है, ध्यान रखिए। चलिए, तो ये मतलब ये चीज़ें कंपाउंडेबल जो हो सकता है सिर्फ वहीं केसेस लोक अदालत में आएंगे। हाउ टू गेट, अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से केस जो है हम रिफ़र कर सकते हैं लोक अदालत में सेटलमेंट के लिए, ठीक। कैसे निपटारे के लिए कोई के लिए लोक अदालत को मामला भेजा जाए, ये पूछा गया है। तो जो केस पेंडिंग है कोर्ट के सामने, अगर दोनों पार्टी एग्री, ठीक, कि हाँ भैया हाँ निपटारा करो, तो चले जाए। कोई ये पार्टी एग्री और दूसरा भी वाला भी एग्री हो जाए, तो हाँ ठीक है, करो, ले आओ केस वाला, ठीक। कोर्ट के सामने केस चल रहा था, लेकिन चलो ठीक है, बाहर कर लेते हैं, सस्ते में भी निपट जाएगा, ज़्यादा जो है बेइज्जती भी नहीं होगी। द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द मैटर इज एन अप्रोप्रिएट, अगर कोर्ट ही कहते कि हाँ ठीक है सेटलमेंट इसका लोक अदालत में हो सकता है, तो वाला भी आप ला सकते हो। इसके अलावा जो है कोई ऐसा डिस्प्यूट है जो अभी मुकदमेबाजी में गया ही नहीं कोर्ट में, उससे पहले अगर आप दोनों पार्टियां फ्रॉम एनी वन ऑफ द पार्टी अगर चाहती है कि उसको मतलब कोर्ट में ले आने से पहले अगर लोग अदालत में ही सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा हो जाए, तो भाई बहुत बढ़िया, ठीक। तो ये सारी चीज़ें थी। अगला जो हमारा टॉपिक है, ये है लघु व्यापारी, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना। ये मैंने आप लोग को जो है ईपीएफओ कार्ड में करा भी चुका हूँ उसे, लेकिन फिर रिवाइज करा दे रहा हूँ। कहीं से भी बस कर लो यार आप लोग, कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं, इसी से सारे क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। व्यापारियों और स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना है, ये नेशनल पेंशन स्कीम है, ध्यान रखो। किसके लिए? ट्रेडर्स के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल के लिए, ठीक। ये इसमें कई सारे फैक्ट मैंने पूरी डिटेल में बताया, तो इसलिए अच्छे से इसको समझ लो, ताकि उसमें अगर मान लो उसने डीप जाके भी क्वेश्चन कर लिया तो आपका सही हो जाए और आप सिलेक्शन लें, ये हम लोग की यहाँ प्राथमिकता है। तो देखिए, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना, लघु व्यापारी है, 3,000 रुपये का जो है मिनिमम मंथली मिनिमम एश्योर्ड पेंशन मिलेगी, ठीक। रिटेल मतलब थोक आपका खुदरा व्यापारी कोई है, शॉपकीपर हैं, दुकानदार हैं, ठीक, और ये सब लोग जो हैं इनको मिल जाएगा। 18 से 40 साल के बीच में आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, वॉलंटरी है, चाहो तो करो, अगर करोगे ज्वाइन तो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन के हिसाब से आपको मिनिमम जो है 3,000 रुपये का पेंशन बनेगी। समझ रही बात? ये स्कीम कब से चालू हुई? 22 जुलाई 2019 चालू हुई, और इसमें जो है करीबन ये इसको कहा माना जा रहा है कि बेनिफिट कितने लोग को होगा? 3 करोड़ छोटे शॉपकीपर्स को होगा। एलिजिबिलिटी क्या चाहिए इसमें? लघु व्यापारी जो है सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहिए। कौन कौन है? देखो यहाँ पे कई सारे नाम दे रखे हैं, तेल मिल मालिकों, कार्यशाला मालिकों, कमीशन एजेंट, अचल संपत्ति के दलालों, ठीक, और ब्रोकर्स ऑफ द रियल इस्टेट जिसे कहते हैं, और छोटे होटल रेस्टोरेंट, ये सारे लोग। ऐसे छोटे व्यापारियों के संचालन मतलब ऑपरेशन में आमतौर पर परिवार के स्वामित्व वाली प्रतिष्ठान, मतलब ये कैसे इनका जो है ऑपरेशन, मतलब व्यापारी जो होते हैं ज़्यादातर फैमिली ओन्ड बिजनेस होता है, ठीक, कारखाने होते हैं, कोई छोटे स्मॉल स्केल पे जो है काम कर रहे होते हैं, काफ़ी जो है लेबर इंटेंसिव होते हैं, सब पूरा परिवार इसी में जुटा हुआ है, तब जाके अपना जो है जीवन यापन कर पा रहे होते हैं। फाइनेंशियल एड कहीं से व्यक्ति सहायता होती नहीं होती तो बहुत कम होती है, सीजनल नेचर का होता है, मान लीजिए सिर्फ सर्दियों में ही काम वो चलता है, कभी गर्मियों में वाला ही होता है, और ज़्यादातर जो है अनपेड फैमिली लेबर होता है, मतलब घर के ही लोग लगे हुए हैं। एज ग्रुप 18 से 40, और इनका जो है कहीं से भी जो पूरा कारोबार है एक साल में वो 1.5 करोड़ से कम होना चाहिए, और GSTIN जो है रिक्वायर्ड है ओनली फॉर दोस्त, जहाँ पे 40 लाख से ऊपर अगर आपका कारोबार नहीं है तो आप GSTIN आपको नंबर नहीं बनाने की जरूरत है। इनके नाम और आधार नंबर में होना चाहिए, बचत खाता भी होना चाहिए, सेविंग अकाउंट होना चाहिए, आधार नंबर भी होना चाहिए। कौन कौन एलिजिबल नहीं है ये जानना जरूरी है। अब देखो, जो लोग भी लघु व्यापारी ये वाली मानधन योजना ले रहे हो, उनके पास नेशनल पेंशन स्कीम नहीं होनी चाहिए, ESIC वाली जो हम लोगों ने पढ़ी थी वो नहीं होनी चाहिए, EPFO वाला नहीं होना चाहिए, इनकम टैक्स का आयकर निर्धारित ही नहीं होना चाहिए, इनकम टैक्स SSC नहीं होना चाहिए। बेनिफिट के नाम पे 60 साल जब हो जाएंगे भैया आपको, तो आपको मिलेंगे 3,000 रुपये प्रति माह मंथली पेंशन मिलेगी, ठीक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी, मान लीजिए कोई एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर कि 18 से 40 के बीच में आप इसमें जा सकते हो। आपकी मान लीजिए 29 साल की एज है, आपने 100 रुपये डाले, तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी 100 रुपये आपकी तरफ से डालेगी, और 60 साल के जब आप हो जाओगे तो उसके बाद से जो है आपको क्या मिलेगा? 3,000 रुपये तो मिनिमम मिलेंगे, ठीक, एश्योर्ड पेंशन। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, EPFO वाली जो स्कीम है उसमें पेंशन मिलती है आपकी 58 साल के बाद से।
58 साल के बाद से। ठीक, अगला ये है कि बेनिफिट ऑफ डिसेबलमेंट, मान लीजिए कोई विकलांग हो गया, जिस व्यक्ति ने याली ले रखी थी स्कीम, वो विकलांग हो गया, ठीक, और रेगुलर कंट्रीब्यूशन उसने कर रखा है और वो परमानेंटली पूरी मतलब स्थायी रूप से वो दिव्यांग हो गया अगर, और ड्यू टू एनी कॉज बिफोर 60 साल से पहले, तो वो अब एंड इज़ अनेबल टू कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट, अब वो कंट्रीब्यूशन कर नहीं पा रहा है इस स्कीम में, तो उसकी स्पाउस जो है, पति या पत्नी जो भी हैं, वो लोग कंटिन्यू कर सकते हैं अपना पेमेंट रेगुलरली करते रहो, कंट्रीब्यूट करते रहो। ठीक, और जो है उनको अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ठीक है, अगर मान लो नहीं करना चाहते हैं, एग्जिट लेना चाहते हैं, ठीक, तो वो जितना भी कंट्रीब्यूशन किया गया था व्यक्ति के द्वारा, डिपॉजिट किया गया था, वो सब ले लो, और ब्याज उस पर मान लीजिए उन्होंने जमा किए थे, कितने भी कर लिए, 15,000 रुपये जमा कर लिए थे, ठीक, और उस पर ब्याज भी कुछ मिला होगा उनको, तो देखो जो भी ये पैसा जाता है ना पेंशन फंड में, चाहे अटल पेंशन योजना हो, किसान सम्मान किसान जो है आपका मानधन योजना हो, ठीक, ये लघु व्यापारी मानधन योजना हो, ठीक, इसी तरीके से और भी एक और है मानधन योजना, तो उन सबको उठा के जो पैसा जाता है वो जाता है पेंशन फंड में। ध्यान रखना, पेंशन फंड का में जो है कुछ ब्याज मिलता है, ठीक, पेंशन फंड में कुछ ब्याज मिलता है, तो या तो जब यहाँ से एग्जिट ले रही है ये यहाँ पे पति या पत्नी, तो उनको जो भी पैसा उन्होंने मान लीजिए यहाँ 15,000 किया था, तो या तो पेंशन फंड के हिसाब से ब्याज मिलेगा उनको, जो भी ब्याज वहाँ पे बन रहा था, मान लीजिए 4% का था, और या फिर जो है सेविंग अकाउंट में दिया जाए के में जैसा जितना ब्याज मिलता है वो दिया जाएगा, ठीक, क्योंकि पैसा वो अगर यहाँ नहीं रखता तो सेविंग अकाउंट में रखता है, ठीक, तो इसमें ये गवर्नमेंट ये कहती है कि जिसमें भी मान लीजिए यहाँ पे 3% है तो 4% वाला माना जाएगा, मतलब जो भी ज़्यादा होगा सेविंग और पेंशन फंड में से ब्याज वो दिया जाएगा, अगर सेविंग अकाउंट का 5% होता तो ये वाला दिया जाता है, ये कहने की बात है। जो बेनिफिट हैं फैमिली का, अगर मान लीजिए उसकी डेथ ही हो गई, जो बंदा इसका सब्सक्राइबर था, मतलब इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा था, उसकी अगर डेथ हो गई, तो जो भी एलिजिबल सब्सक्राइबर है, अगर उसकी डेथ होने पर जो भी उसका पैसा है उसका 50% उसके स्पाउस को दिया जाएगा, ठीक, जितना भी था उसका पति पत्नी जो भी था उसको जो है एंटाइटल्ड है कि उसको रिसीव 50% तक का पैसा मिल जाएगा, ठीक, और ऑफ द पेंशन रिसीव्ड बाई सच, अगर वो होता तो उसको मान लीजिए अगर 3,000 रुपये मिलता, तो अब वो नहीं रहा तो 1,500 रुपये जो है उसके जो है सबसे उसको मिल जाएगा जो भी स्पाउस है, और एज ये फैमिली पेंशन की तरह होगा, और ये इस फैमिली पेंशन शैल बी एप्लीकेबल ओनली टू स्पाउस, मतलब पति या पत्नी को ही मिलेगी, डिपेंडेंट जो बाकी हैं बच्चे बच्चों को नहीं दी जाएगी। ध्यान रखना, और क्योंकि ये इसके पीछे ये सोच हो सकती है, मान लीजिए कि मान लीजिए जो है पति अगर सब्सक्राइबर था तो पत्नी को दिया जा रहा है, ठीक, बुढ़ी औरत है कोई, अब उसको वो भी ना मिले तो घर वाले आजकल पूछते नहीं हैं, तो इसलिए ये उन्हीं को मिलेगा, ठीक। बेनिफिट ऑन लीविंग द पेंशन स्कीम, अगर छोड़ देते हैं कोई भी एलिजिबल जो सब्सक्राइबर है वो एग्जिट करना चाहता है इस स्कीम से, 10 साल से कम उसने मतलब जब से ज्वाइन किया उससे 10 साल के से पहले ही मान लीजिए कर रहा है, यहाँ पे एग्जिट कर रहा है, तो जो भी उसका कंट्रीब्यूशन हुआ था उसको वो मिल जाएगा, मान लीजिए 10,000 रुपये जमा किए थे, और सेविंग बैंक अकाउंट में जो इंटरेस्ट उसको पेएबल होता वो उसको मिल जाएगा, ठीक, अगर 10 साल से पहले। लेकिन यहाँ पे अगली कंडीशन ये कहती है कि 10 साल के बाद वो अब छोड़ रहा है, मान लीजिए 11-12 साल पे छोड़ रहा है, तो अब यहाँ पे उसके पास ऑप्शन ये है कि मतलब उसको ये चॉइस मिलेगी, दी जाएगी कि जितना उसने इकट्ठा किया था, मान लीजिए 15,000 रुपये इकट्ठे किया था, वो तो मिलेगा, साथ ही साथ पेंशन फंड में ब्याज या फिर सेविंग बैंक में जो भी ब्याज था, जो भी ज़्यादा होगा इन दोनों में से वो जोड़ के उनको और मिलेगा, ठीक। तो पहले भी छोड़ सकते हो, ये आप समझ लीजिए 10 साल और 10 साल के बाद की इसमें 2 कंडीशन है। अगर देखो इसमें यह भी है कि यदि किसी पात्र ग्राहक ने नियमित योगदान दिया है, किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, तो देखो ये वहीं वाला है, पीछे वाली चीज़ है, तो उसको पेंशन जितना भी कंट्रीब्यूशन किया था उसके स्पाउस को मिलेगा, और वो भी उतना मिलेगा और उसमें साथ में ब्याज उतना मिलेगा जो भी ज़्यादा हो, या तो पेंशन फंड में ज़्यादा हो या फिर जो है सेविंग बैंक अकाउंट में ज़्यादा हो। आफ्टर डेथ ऑफ सब्सक्राइबर, ठीक, उसका जो स्पाउस है उसका अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी है कि मान लीजिए जो सब्सक्राइबर था पति था, ठीक, और वो डेथ हो गई तो स्पाउस वाली बात है, ठीक, अगर स्पाउस की भी डेथ होगी तो फिर जो पेंशन फंड है उसमें ये वापस पैसा चला जाता है, ये वाली बात है। इसमें अच्छा एनरोलमेंट कैसे करें, इसमें एनरोलमेंट आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, किसी सीएससी का कॉमन सर्विस सेंटर और स्पेशल पर्पस व्हीकल के पास जा सकते हो, ये 3.5 लाख हमारे देश में हैं, उनके पास जाओ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ये है कि आप लोग ध्यान रखिए, जागरूकता भी फैलाइए
कि अगर कोई जाके लघु व्यापारी मानधन योजना में जाता है और वो सीएससी से जाके करा रहा है स्पेशल व्हीकल पे, तो गवर्नमेंट 30 रुपये देती है इसको, सीएससी को। ठीक, तो सीएससी वाले जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इनको कोई भी बेनिफिशियरी से पैसा चार्ज करने की जरूरत नहीं। हालांकि मैंने देखा है ये चीज़ 10-10 रुपये ले लेते हैं। तो यहाँ तक इसको यहाँ पे हम खत्म करते हैं। पार्ट नंबर 10 से चालू करेंगे, नेशनल पेंशन सिस्टम। बहुत ही बड़ी स्कीम है ये, और जो है इसको हम लोग वहाँ पर करेंगे पार्ट नंबर 10 में। ठीक, जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। आप लोग बता दें कि हमारे जो है पेड ग्रुप चालू है, यूपीएससी और ईपीएफओ के कंप्लीट पेड ग्रुप और टेस्ट सीरीज के पेड ग्रुप। अगर आप लोग को ज्वाइन करना तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इन दो नंबर पर 8564880530 9696060889 पर। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे मातरम।